आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, HD TV में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आदम से लेकर अब तक इंसान पैदा होते आए हैं और जब तादाद बढ़ती है तो इंसानों के दरमियान मामलात होते हैं। मामलात में कभी कोई पार्टी नाराज़ भी हो जाती है, वहाँ से तनाज़ा शुरू होता है, फिर तनाज़े को हल करना भी पड़ता है। हल करने के लिए दानिशमंद, समझदार और गैर जानिबदार लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो किसी पार्टी का भी एक तरफ़ा सपोर्ट न करे। ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को आर्बिट्रेटर्स कहते हैं। लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन सेंटर्स चलाए जाते हैं और जितना उसका दायरा वसी हो उतना उसका जो है सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो एक निहायत ही बेहतरीन इदारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर मौजूद हैं और उसके CEO रजिस्ट्रार जनाब जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जवाद साहब से बात करते हैं और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करते हैं। जनाब, आपका HD TV पर खैर मकदम। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, ये मौका देने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो IAMC है, इसको कब कायम किया गया है और किसने कायम किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो 2021 में क़ायम किया गया था। इसका मकसद ये था कि आज तक हम जो भी देखते आए हैं हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से कि जो भी बिज़नेस डिस्प्यूट्स जो होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अगर दो इंडियन कंपनीज़ भी अपने बीच में कोई एग्रीमेंट में कोई डिस्प्यूट आ गया तो वो जाके सिंगापुर जाते हैं या लंदन जाते हैं या पेरिस जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ उनको बहुत अच्छी मिलती है, एक्सपर्ट मीडिएटर्स और आर्बिट्रेटर्स उनको मिलते हैं, तो इस भरोसे पे वो वहाँ पे जाते हैं। तो IAMC को क़ायम करने का मकसद ये था कि वो फैसिलिटीज़ हम हिंदुस्तान में ही उनको दे सकें, ताकि लोग जो है बाहर जाके रिज़ॉल्व करने के बजाय बाहर के लोग भी इधर आके हमारे जो सर्विसेज हैं, हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो अगर आप कभी IAMC आने का मौका मिला तो आप देखेंगे कि कितने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जिस किस्म के रूम्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड मीडिएटर्स हैं वो सारे बाकायदा ट्रेंड हैं, तो उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। नॉट ओनली इंडियन ट्रेनर्स के अलावा हम बाहर के भी ट्रेनर्स को बुला के उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उनको एम्पैनल करके, तो उनके सर्विसेज के ज़रिए से जो है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म कंपनीज़ को पेश करने का मकसद है। तो इसीलिए IAMC इस्टेब्लिश किया गया और इसके जो ट्रस्टीज़ हैं, लाइफ ट्रस्टीज़ हैं, तो वो दोनों रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, बहुत आला मुकाम के जजेस हैं, बहुत मशहूर हैं। एक तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब हैं और दूसरे हैं जस्टिस RV रविंद्रन साहब। और फिर IAMC के जो एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ होते हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जो तेलंगाना के, और चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ये दोनों एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़ हैं। फिर उसमें टर्म ट्रस्टीज़ भी हैं, गवर्निंग काउंसिल है 15 मेंबरान का, जो काफ़ी जो मतलब माशरे में जो मशहूर हस्तियां हैं और जो अच्छे तरीके से उनका मतलब पहचान, नाम बहुत अच्छा है उनका, तो ऐसे लोगों को जो है गवर्निंग काउंसिल में लिया जाता है और उन्हीं के नज़र के नीचे सारा काम होता है। तो यही मकसद है IAMC का। तो मैं उसका रजिस्ट्रार और CEO हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, एसोसिएट काउंसिल हैं, तो हम मिलके ये काम को जो है अंजाम देते हैं। तो गवर्नमेंट का भी इसमें इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है इसमें? गवर्नमेंट का तो देखिए ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, इसके जो इसका निज़ाम जो चलता है वो प्रोफेशनल है एकदम, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है फाइनेंशियल सपोर्ट हमको पूरा मिलता है। तो गवर्नमेंट से फाइनेंस मिलता है हमको और हाई कोर्ट की निगरानी में इसका काम चलता है।
तो मैंने जैसे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट वो या इसके एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी भी हैं, और हमारी जो भी गवर्नमेंट से फंडिंग आती है वो हाई कोर्ट के ज़रिए से आती है। तो गवर्नमेंट से हाई कोर्ट को पैसा जाता है और वहाँ से हमारे बजटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमको पैसा दिया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फाइनेंसेस बैकबोन होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है, तो आप टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। तब मैं ये जानना चाहूँगा कि कायम होने से लेकर अब तक के कोई बड़े अचीवमेंट्स अगर आप बताएं तो। ऐसे बहुत सारे केसेस हम डील कर चुके हैं यहाँ पे, और जो MSME जो होता है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, उसमें जो मीडिएशंस और आर्बिट्रेशंस जो होते हैं उसमें भी जो 3 करोड़ से ज़्यादा जो क्लेम्स होते हैं वो हमारे पास भेजे जाते हैं। और बहुत सारे और हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, बहुत मशहूर आर्बिट्रेटर्स भी उसका इस्तेमाल करते हैं, लॉ फर्म्स उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो है पिछले मैं अभी जनवरी 2025 में मैं इसमें शामिल हो गया एज रजिस्ट्रार। इसके पहले 3 साल से जो निज़ाम चल रहा था उसमें भी कई सारे इवेंट्स हमने कंडक्ट किए हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए जो है आर्बिट्रेशन के फील्ड में जो है उनका बहुत कम उनकी नुमाइंदगी है, उनका हाज़िरी बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग ख़वातीन के लिए एक स्पेशल आर्बिट्रेशन कोर्स कंडक्ट किए थे, और असेसमेंट के बाद जो है उनको हम एम्पैनल भी करने वाले हैं अभी। तो तकरीबन 19 ख़वातीन जो है इसमें बहुत सक्सेसफुली जो है इसमें कामयाब हो गए हैं, तो उनको एम्पैनल किया जाएगा और उनको भी केसेस हम रेफ़र करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा काम जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ चल रहा है। अभी ऐसा है कि अगर आप उसका टारगेट्स अगर पूछेंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को वक्त लगता है कुछ एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, और उस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो IMC काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है IMC के लिए। जैसे कि आप अभी सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर देखेंगे तो उनके पास पहले साल में सिर्फ 2 केस हैंडल किए थे, और हम लोग जो है अभी 3 साल में कम से कम 60-70 केस के ज़्यादा हम लोग हैंडल कर चुके हैं, और अभी कर भी रहे हैं, और भी केसेस आ रहे हैं और चल रहा है काम हमारा। आमतौर पे सुना जाता है कि सिंगापुर में क्राइम कम है, इसकी वजह से शायद आर्बिट्रेशन की ज़रूरत कम पड़ रही होगी। हिंदुस्तान एक बड़ा वसीम मुल्क है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत है, तो हो सकता है यहाँ पे ये वजह से भी आर्बिट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। बहरहाल आप अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो आर्बिट्रेशन में ज्वाइन करने के लिए आप ख़वातीन को भी इनकरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जो है उनको एक तो वकील होना ज़रूरी है उसमें, और अगर वकालत कर चुके हैं और उनको कुछ 4 या 5 साल का तजुर्बा है तो उनको लेवल 1 आर्बिट्रेटर बनाया जाता है, और उनको उस तरह के केसेस रेफ़र किए जाते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, तो 3 से 5 करोड़ तक वैल्यू के केसेस उनको दिए जाते हैं। और हमारे पास और भी जो सीजन्ड आर्बिट्रेटर्स हैं, जो एक्सपीरियंस्ड आर्बिट्रेटर्स हैं, उनको बड़े केसेस दिए जाते हैं हैंडल करने के लिए। अभी हमारा फोकस मीडिएशन पर भी है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि अगर मीडिएशन और आर्बिट्रेशन को कंबाइन करके करेंगे तो ही जो है आज जो हम बोझ जो कोर्ट्स के खांधों पर हम देखते हैं, आज तकरीबन 5 करोड़ केसेस कम पेंडिंग है अभी हाई कोर्ट में, अब सारे कोर्ट्स में हिंदुस्तान के। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा तरीक़ा है कि कोर्ट का बोझ भी हम कम कर सकें, और हमारा ये मानना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस पूरे हिंदुस्तान में क़ायम करना बहुत ज़रूरी है, लाजिम है। तो हम इसी काम पर जो है हम लगे हुए हैं, ताकि लोगों को भी इसका एहसास हो कि ये एक तरीक़ा है, आपको हर केस के लिए कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ पे इंसाफ करना ज़रूरी होता है वहाँ पे कोर्ट्स इंसाफ कर सकते हैं, और जहाँ पे एक डिस्प्यूट रिज़ॉल्व करना है तो उसको आप इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, मीडिएशन के ज़रिए, आर्बिट्रेशन के ज़रिए। आपने बताया कि आर्बिट्रेशन के लिए वकील होना ज़रूरी है। वकालत में भी कोई क्राइम पे फोकस करता है, कोई सिविल्स पे, कोई जो है कंपनी लॉ बेहतर तरीके से जानता है, तो क्या कंपनी लॉ अगर बेहतर तरीके से जाने तो उनके लिए एडेड एडवांटेज होगा?
जी देखिए, आर्बिट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका क्रिमिनल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। यानी कि आप और मेरे बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एक हमको ये ज़रूरी है कि हम उसमें लिख दें कि हमारे बीच में अगर इख्तिलाफ़ात आए तो हम उसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए सुलझाएंगे। तो अगर ऐसा क्लॉज़ है, और ख़ासकर अगर एक क्लॉज़ ऐसा भी है कि उसमें अगर आर्बिट्रेशन करना है तो हम IAMC के ज़रिए से आर्बिट्रेशन करवाएंगे, तो आप हमारे पास अगर आए, अगर आप कोई मतलब डिस्प्यूट अगर पैदा हो गया, आप हमारे पास आए तो हम आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हैं और वो सारा आर्बिट्रेशन हम मैनेज करते हैं। और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आर्बिट्रेटर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वकालत का डिग्री आपके पास हो। आर्बिट्रेशन में कई लोग ऐसे हैं जिनको इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन होता है। अभी कोई कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट है तो सिविल इंजीनियर आर्बिट्रेटर बन सकता है, उसमें क़ानून का नॉलेज ज़रूरी होता है। लेकिन मीडिएशन का जहाँ तक सवाल है, उसमें आपको मीडिएटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के ज़रिए से जो है आप मीडिएशन प्रोसेस करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको वकील होना भी ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं। तो उसमें प्रोसेस एक्सपर्टीज़ ज़्यादा मायने रखती है बजाय कि आपको जो लीगल नॉलेज होता है। लीगल नॉलेज हर चीज़ में ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेट मकसद क्या होता है मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का, कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट आ जाए, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो वो एग्रीमेंट क़ानून के दायरे में होना चाहिए, क़ानून के बाहर नहीं हो सकता वो। तो इसीलिए थोड़ा लीगल नॉलेज ज़रूरी हो जाता है उसमें, या कम से कम आपको वकीलों को इन्वॉल्व करना भी पड़ता है उसमें। तो इसके अलावा जब मीडिएशन होता है तो दो पार्टीज आते हैं और एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद जो है कुछ टाई अप होता है, तो दो कंपनीज एक साथ जब आना चाहेंगे तब भी क्या आपकी ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, अभी दो कंपनीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैं बता रहा हूँ कि एग्रीमेंट होने जा रहा है, जी दो कंपनीज मिलकर काम करना चाहते समझ हैं। गया मैं। देखिए, अभी क्या होता है कि दो कंपनीज़ के बीच में कुछ एग्रीमेंट होने वाला है, तो नेगोशिएशन चलता है ना। तो कभी कभी एक साइड जो है थोड़ा अच्छा नेगोशिएटिंग स्किल्स उनके अच्छे होते हैं, या उनका पोजीशन और पावरफुल होता है दूसरी पार्टी से, तो एक ऐसा एग्रीमेंट बन सकता है उनके बीच में जो एक तरफ़ा हो सकता है। तो जैसे कि अभी आपका पावर ज़्यादा है तो आपके तरफ होगा एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट होता है, जब उसके ऊपर आप चलना शुरू करते हैं, तो आगे चल के मुझे पता चलता है अरे भैया मैं कैसे मान लिया इसको, तो उसमें इख्तलाफात आ सकते हैं। तो इसीलिए हम डील मीडिएशन का कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें आप एग्रीमेंट एंटर जब कर रहे हैं तो उस वक्त पे आप एक ट्रेंड मीडिएटर का अगर उसकी मदद लें, तो वो मीडिएटर जो है आपको मदद करेगा कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड एग्रीमेंट आपके बीच में हो, ताकि आइंदा चल के कोई डिस्प्यूट ना पैदा हो आपके बीच में। तो उसको डिस्प्यूट प्रीएम्पशन कहते हैं, प्रिवेंशन या प्रीएम्पशन कहते हैं, इंस्टेड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो आप ऐसा एक स्टेप उठाते हैं कि आप पहले ही जो है वो सारे मसाइल जो आपके बीच में आ सकते हैं, उन सारों का आप जो है एक न्यूट्रल पार्टी के साथ, अगर आपका भी वकील है मेरा भी वकील है, तो वो हमारे ही नज़रिए से देखेंगे उसको। लेकिन जब न्यूट्रल एक बंदा हो बीच में या बंदी हो, तो उनका नज़रिया अलग होगा, वो दोनों के तरफ बैलेंस करके देखेंगे वो। तो वो आपको मदद करेंगे कि आइंदा चल के क्या क्या आपके बीच में मसाइल आ सकते हैं और उसको कैसे आप अवॉइड करें। जी, तो आप इस किस्म की भी सर्विस दे रहे हैं कि? बिल्कुल दे रहे हैं सर, हम उसको इनफैक्ट प्रमोट कर रहे हैं, और हम मीडिएशन आर्बिट्रेशन कंबाइंड हम प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है, तो सारे जो केसेस कोर्ट्स में जाते हैं, तो जहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो सकता है मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के ज़रिए, हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप अपने एग्रीमेंट्स में एक क्लॉज डाल दो कि हम अगर हमारे बीच में अगर कोई इख्तलाफात आए तो हम पहले मीडिएशन के लिए जाएंगे IAMC के पास, और मीडिएशन अगर कामयाब हो गया तो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा हमारे बीच में। अगर मीडिएशन कामयाब नहीं हुआ तो हम आर्बिट्रेशन भी IAMC के ज़रिए करवाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर आप मीडिएशन करवाएं, अगर आपके बीच में सेटलमेंट ना भी हो, लेकिन आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपके क्या क्या हकूक़ हैं इसके अंदर, आप कहाँ पे हैं और इसको कहाँ तक आप कामयाब हो सकते हैं केस में। तो आर्बिट्रेशन का स्कोप कम हो जाता है बिल्कुल। और आर्बिट्रेशन भी जो है एकदम
क्विक टाइम में हो जाता है, यानी कि हम इमीडिएटली आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देते हैं। आपको ऑप्शन देते हैं कि आप सेलेक्ट कीजिए, ये 4-5 नाम हैं, इनको एक्सपर्टीज़ है इस सब्जेक्ट में, तो आप इनको सेलेक्ट कीजिए। अगर आप सेलेक्ट कर लिए, दोनों में अगर मान के दोनों के बोले कि भाई हम इसको अपॉइंट कर देंगे आर्बिट्रेटर, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता है। अगर ये क्लॉज नहीं रहा, आईएमसी का क्लॉज नहीं रहा, आईएमसी का मतलब कौन से भी इंस्टीट्यूशन का क्लॉज अगर नहीं रहा आपके पास, तो जब डिस्प्यूट आता है आपके बीच में, तो आपको मजबूरन कोर्ट जाना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको नोटिस दूंगा कि भाई मुझे ये आर्बिट्रेटर चाहिए, आप बोलेंगे कि मैं नहीं मानता इसको, या आप जवाब ही नहीं देंगे, तो मुझे सेक्शन 11 है आर्बिट्रेशन एक्ट में, तो उसके तहत मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ता है और हाई कोर्ट को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ता है उसमें, तो उसके लिए वक्त लगता है। 3 महीने से 2 साल भी लग सकते हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद आर्बिट्रेशन चलेगा। अभी आईएएमसी का क्लॉज होने से आपको एडवांटेज ये है कि आपको आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट इमीडिएट हो जाता है, और टाइम लिमिट हम देते हैं, केस मॉनिटर करते हैं हम, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अभी, तो उसमें और केस मैनेजर्स हैं हमारे पास जो मॉनिटर करते हैं केस, हियरिंग्स कब शेड्यूल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है पार्टीज़, लॉयर्स और आर्बिट्रेटर के बीच में, ये सारा हम मैनेज कर लेते हैं। तो आपको सारा काम आसान हो जाता है आपको, तो लॉयर्स को भी बोझ कम हो जाता है बहुत सारा, आर्बिट्रेटर्स को भी आसान हो जाता है, और पार्टीज़ को तो ख़र्चा भी कम होता है, क्योंकि हमारे कॉस्ट एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, रूल्स हैं उसमें, उसी मुताबिक हम फ़ीस भी चार्ज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी चार्ज करते हैं। तो आपको पता चल जाता है पहले ही कि मुझे इतना ख़र्चा होने वाला है। अभी एडहॉक आर्बिट्रेशन जिसको कहते हैं, जिसमें अगर आपके पास ऐसा क्लॉज नहीं हो, इंस्टीट्यूशनल क्लॉज, आईएमसी क्लॉज नहीं हो, तो आप जब कोर्ट को जाके आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो आपको ना वक्त के ऊपर कोई कंट्रोल रहता है, ना आपके कॉस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल रहता है, ना आपको चॉइस के ऊपर कोई कंट्रोल रहता है कि किसको आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। अब समझो कि कोई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डिस्प्यूट है, तो उसमें अगर आप हमारे पास आए, तो हम उस क्वालिफिकेशन के आर्बिट्रेटर को हम अपॉइंट करते हैं, है ना। तो ये एडवांटेजेस हैं आपको जी। आप किसी इदारे के साथ शराकत में मीडिएशन की ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या होगा? अभी हमारा ये मानना है कि हम सिर्फ कमर्शियल के ऊपर ही हम तवज्जो नहीं दे सकते, बल्कि सोसाइटी में आज जो हो रहा है फैमिली लेवल पे, सोशल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, इस पे भी हमको तवज्जो देना ज़रूरी है। और हमारे पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी जो काबिलियतें हैं, वो हम उसको सही इस्तेमाल करके वो वैसी भी ट्रेनिंग दे सकें हम लोगों को, जिसमें लोगों को जो इनफरादी ज़िंदगी में जो उनको ज़रूरतें पड़ती हैं अपने मसाइल को हल करने का, उसके भी एक हम तरीक़े उनको अता करें। तो उसलिए जो है इनविजिबल स्कार्स जो एक एनजीओ है जिसकी एकता वर्मा हेड हैं, वो फाउंडर हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ था, जिसमें हम जो सोशल वर्कर्स हैं, जो फैमिली और कम्युनिटी लेवल पे जो काम करते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, तो उनका जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका काम बहुत अहम काम करते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं। तो 32 लोगों को हम इनविजिबल स्कार्स ने जो सेलेक्ट किए थे, उनको हम आईएमसी में उनको एक 7 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग, 7 दिन की ट्रेनिंग दी है, वरना नॉर्मल मीडिएशन ट्रेनिंग तो 5 दिन की होती है। हम 7 दिन की ट्रेनिंग दिए उनको, जिसमें हम बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड मीडिएशन होता है, साइकोलॉजी होता है, जेंडर सेंसिटाइजेशन होता है, इन सारे चीज़ों को हम करिकुलम में इंक्लूड करने के बाद हम ट्रेनिंग दिए हैं उनको, और काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेनर्स को लाके हम ट्रेनिंग दिए हैं। तो ये हमारा एक, आप उसका ऐसा कह सकते हैं कि समाज की तरफ जो हमारा जो कमिटमेंट, ऑब्लिगेशन है, जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो उसको हम एक फुलफ़िल करने के मकसद से काम किए हैं। और आइंदा चल के भी उम्मीद है कि हम इनविजिबल स्कार्स के साथ मिलकर ये सारे हिंदुस्तान में इस चीज़ का हम जो है पैगाम भी पहुंचाएं, और इस तरीके की ट्रेनिंग भी हम जो है दे सकें लोगों को, ताकि जो फैमिली लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो सोसाइटी लेवल्स पे आते हैं, वो उसको यानी कि एस्केलेट करने के बजाय हम एक ऐसे तरीके के सॉल्यूशंस निकालें जो लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचा सके, और उनको जो है वो शिद्दत और वो तकलीफ़ जो वो कोर्ट को जाने से या पुलिस स्टेशंस को जाने से महसूस करते हैं, उसको अवॉइड कर सकें।
ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर होगी? ये आईएएमसी में किए हैं हम लोग, तो ये अभी ख़त्म हुई ट्रेनिंग कुछ दिन पहले। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स करने का हमारा प्रोग्राम भी है। तो ये बाकायदा सिलसिला जारी रहेगा या? ज़रूर जारी रहेगा। तो इनविजिबल स्कार्स के साथ जुड़ने का क्या वजह थी? हम इनविजिबल स्कार्स का काम देखें तो कितना वो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स के साथ जो काम करते हैं और उनको जो है जिस तरीके से दूसरे कंपनीज भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको उनके CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और उनका जो प्रपोज़ल था वो हमारे जो ख़यालात हैं उसके साथ बहुत, जो हमारी जो आइडियल्स हैं उसके साथ बहुत जमता हुआ था। तो और उनका कमिटमेंट और उनका जो पैशन है इस काम की तरफ, वो हम देख के जो है उसमें बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हम। तो सोचा कि उनके साथ काम करें हम। तो एक तो हमारा जो मेन मकसद जो है कॉरपोरेट कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, वो तो चलता रहता है, उसके साथ साथ ये हमारा एक सोशल ऑब्लिगेशन भी हम पूरा करने की कोशिश। देखिए अभी हम मीडिएशन ट्रेनिंग, तो कमर्शियल मीडिएशन ट्रेनिंग हम दे रहे हैं ऑलरेडी। तो उसमें हम लोग डोमेस्टिक मीडिएशंस के लिए भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिएशंस के लिए भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और हमारा टाई अप कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हुआ है जिसमें हम मीडिएशन ट्रेनिंग दे सके, आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग भी दे सके। जैसे कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स है, उनके साथ हमारा MOU है, ADR ODR इंटरनेशनल के साथ हमारा MOU है, ये सारे ट्रेनिंग्स देने के लिए। तो हम ट्रेनिंग सिर्फ देते नहीं हैं, ट्रेनिंग के बाद हम असेसमेंट भी करते हैं, है ना। उनका इम्तिहान लिया जाता है कि किस हद तक ये लोग जो है अपना स्किल डेवलप कर चुके हैं, किस हद तक इन कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, और इसी के बेसिस पर जो है उनको एम्पैनल किया जाता है हमारे पैनल्स में। जी, आपके पास अगर वैकेंसी नहीं, अगर ना हो तो मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है? देखिए मार्केट में तो काफ़ी डिमांड है, और हमारा तो ये मानना है कि जितने भी ऐसे IAMC जैसे इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में हैं, तो हम सब के बीच में एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए। और समझो कि ऐसा कोई केस है जिसको हैंडल करने के काबिल मेरे पास मीडिएटर नहीं है, तो मैं उस इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करूं और बोलूं कि भाई अपने पैनल के कोई मीडिएटर को अपॉइंट करें। और वैसे भी जो है मीडिएटर्स के लिए अभी मीडिएशन एक्ट आने वाला है, तो उसमें मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनने वाला है। तो उस मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है मीडिएटर्स को सर्टिफाई किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। तो एज एन इंडिपेंडेंट मीडिएटर भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका आपके पास कितना इस्तेमाल है? हमारे पास बहुत इस्तेमाल है सर इसका। हम केस मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, AI का। सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारे पास, तो क्योंकि वही फ्यूचर है, तो उसके बगैर तो हम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। अभी तो मैनेज कर रहे हैं लोग, लेकिन आगे चल के इस टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल होगा इसमें। तो हम वो टेक्नोलॉजी जितना हो सके हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। जी, आपका कोर्स मॉड्यूल के बारे में कुछ बताइए। कोर्स मॉड्यूल जो है हमारा आर्बिट्रेशन का कोर्स जो है हम काफ़ी डिस्कशन के साथ फॉर्मुलेट किए हैं। उसमें हम सिर्फ इंडियन भी ही नहीं बल्कि फॉरेन आर्बिट्रेटर्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उस ट्रेनिंग में। और ये RICS जो रिक्स मैंने कहा, उनके साथ भी टाई अप हुआ है हमारा आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग के लिए। और वो जो भी हम ट्रेनिंग देंगे वो इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग होगी। और मीडिएशन ट्रेनिंग भी हमारा डोमेस्टिक ट्रेनिंग भी है और इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी है। और वो जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है अगर वो आप करेंगे तो आपको रिकग्निशन जो है, एक्रेडिटेशन जिसको कहते हैं, वो सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट से भी मिल सकता है। इंटरनेशनल मीडिएशन इंस्टीट्यूट जो हेग में है उनसे भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो हम वो ADR ODR इंटरनेशनल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है UK में, तो उनके साथ हम उसके लिए टाई अप कर चुके हैं। तो ये हम ट्रेनिंग ऑफ़र कर रहे हैं ये सारा। और हमारे पास जो है, जो हमारे पास एम्पैनल होते हैं मीडिएटर्स और आर्बिट्रेटर्स, उनके लिए लाजिम है कि वो पीरियोडिक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, तो वो भी उसका भी हम करते हैं प्रोग्राम्स। तो ये सारा चलता रहता है। मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन फील्ड में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर यही फ्यूचर है। फ्यूचर देख नहीं रहे हैं, फ्यूचर तो साफ नज़र आ रहा है कि यही फ्यूचर है। वरना अगर आप कोर्ट सिस्टम पे ही सारा बोझ डालते रहेंगे तो कितना कर सकेंगे कोर्ट के ज़रिए से।
अभी जजेस इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे पास 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो नीति आयोग के हिसाब से जो है मुताबिक 345 साल लगेंगे अगर ये सारे केसेस को डिस्पोज करना पड़े। तो उसका उतना वक्त किसके पास है, आप ये सोचिए। आपने जिस तरह से इंकशाफ किया है कि कोर्ट में केसेस बहुत करोड़ों में केसेस पेंडिंग हैं और आर्बिट्रेशन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जैसे आर्बिट्रेशन सेंटर्स कायम करने के लिए क्या आप लोगों को इनकरेज करेंगे, आप उनको मोटिवेट करेंगे और ट्रेन करेंगे? जी बिल्कुल, हम ट्रेन भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, बशर्ते कि एक बात है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ है इंटेग्रिटी का चैलेंज हो जाता है कि अगर आप जो भी करें ईमानदारी से करें, इस मकसद से करें कि हम लोगों को जो है एक आसान तरीक़ा हम दें उनको, ताकि उनके जो मसाइल हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको वो हल कर सकें। ऐसा नहीं कि उसको मिसयूज़ करके, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर मतलब बेइंसाफ़ी के साथ चले और उनके ऊपर जुल्म करे। तो ये हम ज़रूर इनकरेज नहीं करेंगे और हम तमाम वो इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे जो सही मायने में काम करते हैं। तो उसका सपोर्ट हमारे पास हमेशा है और मैं जब से चार्ज लिया हूँ, मैं इन सारे इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर रहा हूँ और उनको सपोर्ट का ऑफ़र भी कर रहा हूँ। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जनाब जवाद साहब, जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर के रजिस्ट्रार हैं, CEO हैं, और इन्होंने काफ़ी बेहतरीन बातें हमें बताई है कि किस तरह से आर्बिट्रेशन और मीडिएशन की न सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ज़रूरत है। लोगों की कमी है, केसेस बहुत पेंडिंग हैं। एक बात मुझे याद आती है, बहुत अहम है, मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। एक सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा जस्टिस रिटायर हो रहे थे, उन्होंने जब फेयरवेल में तकरीर की तो लिटरली वो आंसू बहाए कि कोर्ट सिस्टम में कितनी खामियां हैं, कितने शॉर्टकमिंग्स हैं, इतने कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है। अगर हुकूमत इसको संजीदगी से लेती है तो बहुत सारे लोगों के मसाइल जल्द हल होंगे। इसके बावजूद अरसा गुज़र गया मगर गवर्नमेंट की कान पर जूं नहीं रेंगती। गवर्नमेंट्स आते हैं जाते हैं, मगर ये जुडिशल सिस्टम जो है और उसके शॉर्टकमिंग्स हैं वह जूं के त्यों बरकरार है। ऐसे में आर्बिट्रेशन सेंटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है और जवाद साहब ने बताया ये दूसरे लोगों को भी आर्बिट्रेशन सेंटर कायम करने की तरगीब देंगे, मगर शर्त यह है कि इंटेग्रिटी, अगर इंटेग्रिटी ना हो, ईमानदारी ना हो, अगर दिल से ईमानदारी से काम ना करेंगे तो फिर ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन आने का कोई फ़ायदा ना होगा। इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आदाब।